हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, है ना, सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है एक्स माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ठीक है, और साथ में प्लस ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक आपका इसका फैक्टर दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव है ना, तो इसका माइनस टेन है ना, तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वाइस एक्स माइनस फाइव। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, है ना, तो आपके पास ट्वाइस यानी एक्स माइनस वन, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वन इंटू ट्वाइस एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ये लिखने से फायदा क्या हुआ कि आपके पास जो टर्म है यहाँ पे देखो x माइनस वन दोनों साइड से कॉमन आ गया, है ना, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री मॉड प्लस ट्वाइस एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ट्वाइस एक्स प्लस फाइव। अब इस वाले पार्ट को अगर हम देखें, ठीक है, ये इस ब्रैकेट के अंदर है। अब देखो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, ठीक है, तो मॉड को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमें यहाँ पे दो केसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, पहला केस क्या होगा, केस वन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो वे भी कर्व आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से आपका जो एक्स का इंटरवल आ जाएगा, तो एक्स किसके बीच लाई करेगा, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, वेवी कर्व मेथड है, डायरेक्टली आप प्लॉट कर सकते हो। यानी पहला केस हमारा ये वाला पार्ट है, क्योंकि इस वाले पार्ट में ये टर्म पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, एक्स माइनस वन, और ये पॉजिटिव है तो इसको हम प्लस के साइन के साथ ओपन कर सकते हैं, तो ये प्लस ट्वाइस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। और यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस एट। ठीक है, इक्वल टू जीरो। इस वाले पार्ट को अगर आप देखोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी हमें नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं पे भी जीरो नहीं हो सकता है ना, तो इसका इक्वेशन सिर्फ क्या मिलेगा, x इक्वल टू वन। सोल्यूशन इसका x इक्वल टू वन मिलेगा, और x इक्वल टू वन इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये हमारा एक सोल्यूशन हो सकता है ना। नेक्स्ट अब केस टू पे आते हैं, तो केस टू हमारे पास क्या है, केस टू हमारे पास है जब एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री की वैल्यू लेस देन जीरो। ठीक है, और अगर लेस देन जीरो होगा तो एक्स हमारा किसके बीच में लाई करेगा, वन टू थ्री के बीच में। ठीक है, और अगर ये लेस देन जीरो है तो हमारा जो क्वाड्रेटिक है वो किस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, तो ये क्या दे देगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री, और ये प्लस ट्वाइस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस वन, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, है ना। और यहाँ से अगर आप सॉल्यूशन देखोगे, यहाँ पे देखो ये x माइनस वन की वैल्यू कभी जीरो के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि हमारा x जो है वो वन से थ्री के बीच में लाई कर रहा है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। और अगर x की वैल्यू यहाँ से देखें तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई ट्वाइस से। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कितना देगा, फोर इलेवन, तो ये थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इलेवन का टर्म आ जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ इलेवन। और ये दोनों वैल्यू जो है ना, ये दोनों वैल्यू क्या होगा, तो हमारे पास तीन सॉल्यूशन हमें एक्चुअली में दिख रहे हैं, है ना, एक्चुअली में हमें तीन सॉल्यूशन दिख रहे हैं। अब देखो इस वाले पार्ट को देखोगे तो एक सॉल्यूशन है स्क्वायर रूट प्लस थ्री
ये वाला पार्ट, और दूसरा सॉल्यूशन होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। स्क्वायर रूट ऑफ 11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आप निकाल सको तो वो 3.3 के आसपास होती है। ठीक है, तो 3.3 अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा, है ना। इसका मतलब ये दोनों ही इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, x इक्वल टू 1 ही हमारे पास पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ x कौन सा होगा, सिर्फ x इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास fx हमें दिया हुआ है, fx इक्वल टू 9/25x प्लस c। ठीक है, और हमसे f इनवर्स x की बात कर रहा है, तो f इनवर्स x हम निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको अगर मैं y एज्यूम कर लूं तो f इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आप क्या लिख पाओगे, y y माइनस सी डिवाइडेड बाई 25/9, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, f इनवर्स x, है ना। और f इनवर्स x हम क्या लिख पाएंगे यहाँ से, 25/9 इंटू x माइनस सी, है ना। अब हमें क्या करना है, ये बोल रहा है कि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो अगर ये इस पॉइंट से पास कर रहा है तो हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो c की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यही हमारा क्या हो जाएगा, अब नया y हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है, -5/4 इक्वल टू 25/9, और x की वैल्यू 1/4 माइनस सी। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे इसको तो c की वैल्यू कितनी आ जाती है, 9/20। ठीक है, तो हमारे पास जो अब इक्वेशन आ गया वो क्या है, 25/9 इंटू एक्स माइनस 9/20। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 25/9x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5/4। तो ये हमारा अब इनवर्स वाला फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, gx इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स x, यानी अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें gx मिलेगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन भी इजी है, तो gx हम क्या लिख सकते हैं, gx हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 25/9x माइनस 5/4 dx। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे देगा, 25/9 x² 2, ठीक है, -5/4 इंटू एक्स प्लस सी। और यहाँ पे gx का एक और कंडीशन दिया हुआ है कि सच दैट, यहाँ पे g होगा, g ऑफ 0 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 5/2। यानी अगर x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो g ऑफ 0 की वैल्यू हमें 5/2 गिवन है, और 0 पुट करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2, है ना। तो यहाँ से हम gx फंक्शन को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 25/9 इंटू 18x² माइनस 5/4x प्लस 5/2। तो ये हमारा gx फंक्शन आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमसे बोला है g ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो gx हमें मिल गया, तो g ऑफ 1 भी निकाल सकते हैं, और फिर उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेंगे। तो g ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 25/18 माइनस 5/4 प्लस 5/2। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95/36। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस कितना हो जाएगा, 95/36, है ना। और 95/36 को डिवाइड करोगे तो इंटीजर पार्ट कितना होगा, 2, है ना, क्योंकि 36 इंटू 3 95 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हम आंसर लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो एक एक पार्ट को आपको सॉल्व करते हुए जाना है, सारे क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेट, यहाँ पे x होगा, x प्लस x/2 इक्वल टू 1। ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू 1, और दूसरा है y प्लस 1/y इक्वल टू -2। ठीक है, और हमसे वैल्यू पूछी है
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू एम पाई की इक्वल है, तो हमें एम बताना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको याद होगा कि हम ए एम जी एम जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 2, और ये एग्जैक्टली इक्वल टू दिया हुआ है, तो इक्वलिटी कहाँ पे होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन बोथ आर इक्वल। तो x और 1/x को अगर इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको याद होगा कि 1 + y/1 की वैल्यू क्या बोल सकते हैं -2, और इक्वलिटी होल्ड करेगा जब दोनों इक्वल हो, तो y की वैल्यू यहाँ से हम कितनी बोल सकते हैं -1, है ना। तो x और y हमें मिल गया। हमसे इसने वैल्यू पूछी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू, तो साइन इनवर्स x की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं और कॉस इनवर्स y की जगह पे हम -1 पुट कर सकते हैं। साइन इनवर्स 1 कितना दे देगा π/2, है ना, और कॉस इनवर्स 1 हमें कितना दे देगा, कॉस इनवर्स -1 हमें कितना दे देगा पाई, तो ये कितना हो गया पाई, तो दोनों मिलकर कितना दे देगा 3π/2, और ये वैल्यू किसके इक्वल है m पाई के इक्वल है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, m की वैल्यू हो गई 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम m की जगह पे कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.5 आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो i और i क्रॉस a माइनस जे क्रॉस आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो रही है, a क्रॉस b क्रॉस c, इस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, तो इस वाले पार्ट में सबसे पास वाला वेक्टर माइनस दूर वाला वेक्टर। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर में जो वेक्टर है उस वेक्टर को आपको सेपरेट करना है, और उसके बाद जो वेक्टर बच गया उसके साथ आपको डॉट में लिख देना है। ठीक है, तो ये सिंपल वे होता है ट्रिपल प्रोडक्ट को याद करने का। ठीक है, तो बस हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला टर्म कितना है, आई क्रॉस ए माइनस जे इंटू क्रॉस आई। ठीक है, तो ये पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा इसके साथ इसका डॉट होगा दूर वाले का, तो आई डॉट आई 1 दे देगा, तो ये सिंपली ए माइनस जे 1 हो जाएगा, माइनस टाइम्स इसका इसके साथ डॉट करेंगे, है ना, तो आई डॉट ए कितना दे देगा ए डॉट आई, है ना, ए डॉट आई, और माइनस आई डॉट जे कितना दे देगा 1, है ना, तो ये हो जाएगा 1, और ये किसके साथ डॉट होगा, ये डॉट होगा आई के साथ। ठीक है, किसके साथ डॉट होगा आई के साथ। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए माइनस जे, ए हमारा वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, ए हमारा वेक्टर है, ए माइनस जे, ए माइनस जे माइनस सॉरी ए डॉट जे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों, तो ए डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो माइनस ए डॉट आई इंटू आई कैप, है ना। और यहां से देखो ए की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स वाई जेड के टर्म में। ठीक है, तो ए के साथ डॉट करेंगे तो ए डॉट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए माइनस जे माइनस एक्स आई हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा एक्स आई। सिमिलरली अगर सेम तरीके से देखोगे तो जे क्रॉस ए माइनस के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ठीक है, सेम वही मेथड है ना, सेम वही मेथड है। इसको जब सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस के वेक्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे आई था, ठीक है, आई जे था, तो यहाँ पे ए माइनस जे, जे और के है तो ए माइनस के, माइनस जे के साथ, जे के साथ ए का डॉट होगा, तो जे के साथ ए का डॉट होगा तो हमें क्या मिल जाएगा वाई, तो ये वाई ऑफ जे हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो के क्रॉस के कैप क्रॉस ए माइनस आई क्रॉस के वेक्टर। ठीक है, तो ये कितना दे देगा
फिर से ए वेक्टर माइनस आई कैप माइनस के साथ इसका जेड वाला टर्म आएगा, तो जेड ऑफ के वेक्टर, ठीक है। और हमें सिंपली अब तीनों को क्या करना है, तीनों को ऐड करेंगे तो हमें इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ए, यहाँ पे देखो ए माइनस जे, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकेंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ए कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3a वेक्टर। उसके बाद माइनस के साथ देखो आई प्लस जे प्लस के वेक्टर आएगा, के कैप आएगा, और उसके साथ माइनस में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई ए वेक्टर के इक्वल, ठीक है। तो इसको इसके जगह पे हम ए वेक्टर लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3a माइनस आई प्लस जे प्लस के वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0, और यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या दे देगा, ए वेक्टर ट्वाइस ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के वेक्टर। तो यहाँ से हम ए वेक्टर कितना लिख सकते हैं, आई बाई 2 प्लस जे बाई 2 प्लस के बाई 2, और ए वेक्टर की वैल्यू क्या कितनी दे रखी है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। यहाँ से हम आई जे के कंपोनेंट को कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, वाई की वैल्यू 1/2 और जेड की वैल्यू 1/2, ठीक है। तीनों वैल्यू मिल गई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 8x³ माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, है ना। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है 8 इंटू x³ माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/8, 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1/4, ये +1/4, तो कैंसिल होके ये फाइनली आंसर कितना दे देगा, 1 दे देगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेक्टर वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ सर्कल टचेज द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट इट्स मिड पॉइंट एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द शॉर्टर साइड इफ द 3 यूनिट एंड 4 यूनिट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड अदर देन द हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक्सिस के अलोंग ही राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसका एक साइड का लेंथ 3 दिया हुआ है, तो ये 3,0 हो जाएगा और दूसरा 0,4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, ये 3/2, 4/2 इस पे। तो एक सर्कल है जो मिड पॉइंट को टच करता हुआ शॉर्टेस्ट साइड को इस साइड लेंथ के हाफ पे कट कर रहा है, तो ये लेंथ भी कितना हो जाएगा 3/2, 0, ठीक है। तो यहां से देखोगे ये दोनों क्या होगा, एक्चुअली में सेम वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। और ये इसका कॉर्ड भी है कि नहीं, ये इसका क्या है, कॉर्ड भी है। तो अगर ये इसका कॉर्ड है तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो उसी पे कहीं ना कहीं सेंटर लाई कर रहा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना दे देगा, ये y = 1 हो गया, यानी इसका जो इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसका y कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर मान लेते हैं x, 1, ठीक है। और अब देखो ये लाइन है, ये हाइपोटेनस वाली लाइन है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहां से पास करेगा, और नॉर्मल की इक्वेशन कहां से पास करेगा, सेंटर से, ठीक है। तो यहां से हम इस दोनों का स्लोप को हम -1 के इक्वल कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, देखो x - 3/2 डिवाइडेड बाई x - 3/2 डिवाइडेड बाई 1 - 2, है ना। और इनटू इसका स्लोप कितना होगा 4/-3, और इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो यहां से हम सिंपली x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहां से देखो x - 3/4 इक्वल टू -3/4, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 - 3/4
तो ये कितना दे देगा, ये कितना आएगा x माइनस 3/2 इंटू, तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, x माइनस 3/2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4/3 माइनस 4 इक्वल टू -1, ठीक है यहाँ तक। तो ये आ जाएगा, ये इस तरफ जाके -3/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 माइनस 4 हमें दे देगा, ठीक ना। ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई x की वैल्यू, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये कितना दे देगा 6 माइनस 3, तो ये 3/4 यहाँ से आ रहा है ना, ठीक है। एक मिनट, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, फिर से इसको करते हैं। तो देखो, तो ये वाला y कोऑर्डिनेट तो हमारे पास सही है, बस हमें x कोऑर्डिनेट सही तरीके से निकालनी है। तो इसके लिए इस लाइन का स्लोप लिखेंगे, नॉर्मल का स्लोप, ठीक है। और इसका स्लोप का प्रोडक्ट हमें कितना मिलेगा -1, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, देखो x सॉरी y2 माइनस y1 होता है, हमने x2 माइनस x1 कर दिया था, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 माइनस 1 और x माइनस 3/2 है ना, इंटू -4/3 इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3/2 इक्वल टू -4/3, ठीक है। और अब देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 माइनस 4/3, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। तो इस सेंटर का लोकेशन हमें पता चल गया, तो सेंटर कितना है हमारा, सर्कल का सेंटर हो गया हमारा 1/6, 1, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर से किसी भी पॉइंट का, सर्कल के पॉइंट का डिस्टेंस ले लेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा, है ना। तो रेडियस हम कितना बोल सकते हैं, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1/6 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 9, 9 माइनस 1 8/6 है ना, और 8/6 कितना दे देगा 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से रेडियस को r एज्यूम कर लेते हैं, तो ये कितना दे देगा 5/3, और इसको 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हमें 3r की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी, है ना। यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है 3r निकालना है, तो 3r की वैल्यू हम कितनी बोल पाएंगे, 3r की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप में स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गया था, तो इस कारण से वो कोऑर्डिनेट गलत आ रहा था, ठीक है। तो अब स्लोप का हमें थोड़ा सा सही तरीके से ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल वाला प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक बायनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें सिग्मा ऑफ आर की वैल्यू 0 से 25 तक, और ये वाला प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसके अंदर की जो प्रोडक्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट लिखा हुआ है 50CR और दूसरा लिखा हुआ है 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर, ठीक है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, इसके बाद फिर इसमें सिग्मा यूज करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल के नोटेशन में इस टाइप से अगर लिखा रहता है 50 और r, तो इसका मतलब हम कैसे समझते हैं 50CR होता है, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यू हम कितने लिख पाएंगे, इसको ओपन कर दो 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले सी को ब्रेक करेंगे तो कितना दे देगा 50 माइनस आर फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 25 माइनस आर फैक्टोरियल और 50 आर माइनस 25 आर कितना दे देगा 25 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 25 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे देखो 25 माइनस आर आर है, तो अगर ऊपर में 25 फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 50c25, है कि नहीं, ये क्या बन जाएगा 50c25 और ये टर्म क्या बन जाएगा 50cr। ठीक है, तो ये सिग्मा वाले पूरे की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाए, तो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था r इक्वल टू 0 to 25, है ना, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था पहले मैं वो लिख देता हूँ 50cr 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर। ठीक है, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं r इक्वल टू 0 to 25 और इस पूरे के जगह पे हमने अभी इसको सॉल्व किया तो ये किसके इक्वल आ गया 50c25 इंटू 25cr। ठीक है, 50cr तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, सॉरी 50c25 और सिग्मा r इक्वल टू 0 to 25cr। ठीक है, और इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये कितना दे देगा 50c25, ये हो गया 25c0 25c1 25c2 से लेके 25c25 और ये क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 to the power 25। ठीक है, और ये वैल्यू हमें दिया हुआ है किसके इक्वल k टाइम्स 50c25, तो k की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्टली कितनी बोल सकते हैं 2 to the power 25, है ना, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 to the power 25। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ए ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, है ना, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 to the power 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 टर्म्स दिए हुए हैं और बोल रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में। ठीक है, तो अगर एपी में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कितना है दिस 3 to the power 1 minus x plus 2 और इक्वल टू क्या होगा दोनों एंड टर्म का सम, तो ये 3 और ये 4 इंटू 3 to the power x minus 1। ठीक है, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं log 3 बेस 3। 3 बेस 3 ही क्यों लिया, क्योंकि सब में 3 बेस ही चल रहा है। ठीक है, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा log 3 बेस 3। ठीक है, और यहाँ पे देखो दोनों टर्म क्या है log m प्लस m के फॉर्मेट में, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे log 3 इंटू log बेस 3 और नंबर में 3 इंटू 3 to the power x minus 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या दे देगा 3 माइनस एक्स प्लस 2। दोनों का बेस सेम है ना, बेस सेम है तो दोनों को हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, लॉग वाला टर्म हट जाएगा, तो सिर्फ इसको हम कंपेयर कर सकते हैं 3 to the power 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 3 to the power x माइनस 1। ठीक है, 3 to the power x बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम दूसरा टर्म t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाई टी प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू 4t माइनस 1, है ना, और इसको अब सॉल्व कर लो तो ये कितना दे देगा 3 प्लस ट्वाइस टी बाई टी इक्वल टू 12t माइनस 3। ठीक है, तो 3 प्लस ट्वाइस टी इक्वल टू 12t स्क्वायर माइनस थ्राइस टी। ठीक है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना दे देगा 12t स्क्वायर और ये उस तरफ जाके माइनस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाती है -1/3 और
3/4 कितना होगा, -1/3 एंड 3/4, ठीक है। और t हमने किसको एज्यूम किया है, 3 टू द पावर x को, तो 3 टू द पावर x इक्वल टू -1/3 एंड 3 टू द पावर x इक्वल टू 3/4। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log ऑफ बेस 3 हम यूज कर रहे हैं 3/4, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, log m/n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log ऑफ 3/3 माइनस log ऑफ 4/3, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 माइनस log ऑफ 4/3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 1 माइनस log ऑफ 4/3, बी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो log की बस छोटी सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, हमारे पास दो कर्व है, मॉड y माइनस मॉड x इक्वल टू 1 और दूसरा कर्व है x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये तो सर्कल की इक्वेशन है ना। तो सर्कल को तो हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 0 है, सॉरी रेडियस 1 है। तो ये 1,0, ये -1,0, ये 0,1 और ये 0,-1, ठीक है। मॉड ऑफ y माइनस मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर आप x को -x से रिप्लेस करेंगे तो भी हमारा कर्व कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और y को -y से अगर आप रिप्लेस करोगे तो भी ये फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो कर्व है ये क्या है, सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि एक क्वाड्रेंट में अगर आप बना सकते हो तो बाकी सारे क्वाड्रेंट में सेम होगा। तो सिर्फ एक पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में ले लेते हैं। तो पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में अगर हम y की वैल्यू है ना, अगर हम y पॉजिटिव लेते हैं और x पॉजिटिव लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 1। और y माइनस एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे होगा, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू -1। तो ये यहां से पास करेगा, इस तरीके से ऐसे पास करेगा। लेकिन हमने x और y पॉजिटिव ले रखा है ना। तो ये नीचे वाला कर्व नहीं होगा, सिर्फ कहां से आगे पास करेगा, ये ऐसा कर्व होगा, ठीक है। और क्योंकि ये सारे क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिक है तो आप मिरर इमेज ले सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये इस टाइप का बनेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये कर्व हमारा, दोनों कर्व हमने प्लॉट कर लिया। और अब अभी आप देख सकते हो कि क्या दोनों के बीच में कोई भी पार्ट, कोई भी एरिया इंक्लोज हो रहा है, कोई भी एरिया इंक्लोज नहीं हो रहा है। तो कुछ एरिया इंक्लोज नहीं है तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 0। 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सिर्फ ये पॉइंट और सिर्फ ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है और पॉइंट का एरिया तो 0 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज टू प्लांट्स T1 एंड T2, ठीक है। प्लांट T1 प्रोड्यूस 20% एंड T2 प्रोड्यूस 80%, ठीक है। तो परसेंटेज क्योंकि दिया हुआ है तो हम इसको प्रोबेबिलिटी में लिख सकते हैं। तो पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20/100 पहले प्लांट की और दूसरे प्लांट की 80/100, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन से ये आ गया। दूसरा लाइन इसने बोला है कि जो आपके पास T20 of the total computer produce 7% of computer produce of the factory is turn out to be defective, है ना। तो डिफेक्टिव यहाँ पे कितने हैं, डिफेक्टिव टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, टोटल डिफेक्टिव को अगर मैं डी से एज्यूम कर लेता हूं तो टोटल डिफेक्टिव हमारे पास 7/100 के इक्वल है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है इट इज नोन दैट P
probability of computer turns out to be defective given that it is produced by plant T1। ठीक है, इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव है तो D बाई T1 है ना, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज फ्रॉम प्लांट T2। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें, तो इन दोनों की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो इसको अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाई T2 को अगर मैं x एज्यूम कर लूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाई T1 कितना हो जाएगा, 10x, क्योंकि यही ये रिलेशन यहाँ पे इसने बोल रखा है ना। तो सिंपली इसको हमने यहाँ पे सिंबल के फॉर्म में निकल लिया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे पहला वाला रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। तो यानी अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हमें T1 में मिल सकता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हमें T2 में मिल सकता है, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ D हमें ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना है 7/100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 7/100 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाई T1 को हम क्या लिख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ D जो होगा, ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझो आप कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक ना, तो ये इस तरीके से नहीं होगा, ये D जो है वो क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी अगर आप पार्टीशन के टर्म में समझो तो ये हमारे पास पार्टीशन है T1 और T2 का, ठीक है, और डिफेक्टिव दोनों में से कहीं भी हो सकता है ना। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ D कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D क्या होगा, या तो आपको पहले प्लांट 1 चूज करना पड़ेगा और प्लांट 1 के अंदर डिफेक्टिव कितना है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस दूसरा वाला टर्म क्या होगा, आपको प्लांट T2 चूज करना पड़ेगा और उसके अंदर डिफेक्टिव पीस कितना है आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे T1 होगा, है ना। तो ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी D है, और D की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 7/100 इसने ऑलरेडी दे रखा है, तो 7/100 प्रोबेबिलिटी ऑफ T कितना हो जाएगा 20/100 इंटू D/T1 कितना हो जाएगा 10 टाइम्स x, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 80/100 इंटू x, है ना। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है 1/40, ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, यहाँ से x की वैल्यू 1/40 आ जाएगी। इसका मतलब डिफेक्टिव अगर वो T2 से होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/40, है ना, D/T2, और D/T1 कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि E हमारे पास इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, अ कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री इज रैंडमली सेलेक्टेड एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, ठीक है, जो उसने निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, डिफेक्टिव नहीं है मतलब क्या हो गया D बार, ठीक है। देन हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट इज प्रोड्यूस बाय प्लांट T2, ठीक है, यानी हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 बाई D बार, है ना, हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 बाई D बार, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 बाई D बार का मतलब क्या होगा, या तो वो डिफेक्टिव होगा या डिफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D/T2 हम निकाल चुके हैं, ये कितना है 1/40। तो अगर कोई हमसे ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ D/T2 कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे 1 माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा 39/40, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपली बेस थ्योरम यूज करना है, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आप लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 बाई D बार की वैल्यू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 बाई D बार की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, तो यहां से हम इसको लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ
डी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे T2 हो जाएगा, T2 प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार बाय T2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई T2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार बाय T2, है ना। और यहाँ पे आप वैल्यू सारी पुट कर दो, तो T2 की प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 18/100। डी बार बाय T2 हम निकाल चुके हैं, कितना है, 39/40 डिवाइडेड बाय T2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, T2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे T1 हो जाएगा, एक T1 होगा और ये डी बार ही होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 20/T1 की प्रोबेबिलिटी 20/100 और डी बार बाय T1 कितना हो जाएगा, 30/40। ठीक है, प्लस सेम ऊपर वाला टर्म 100 इंटू 39/40। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक और टर्म यहाँ पे देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई T1 हमने निकाला था, डी बाई T1 कितना था, डी बाई T1 हमारे पास 10/40 था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार बाई T1 कितना होगा, 30/40। तो ये यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके सॉल्व करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 38/93, सॉरी 78/93। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेस थ्योरम में सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि कहाँ पे पार्टीशन कौन सा बन रहा है। ठीक है, और उस पार्टीशन के अंदर में इवेंट कौन सी हो रही है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो बेस थ्योरम वाले चैप्टर में आपने ये चीज अच्छे से किया होगा, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस सेट ऑफ वैल्यू ऑफ बी फॉर विच the local extreme values of this function are positive। ठीक है, where fx हमें दिया हुआ है, fx इक्वल टू 2/3 a² x क्यूब माइनस 5/2 ax² प्लस 3x प्लस b। ठीक है, और एक्सट्रीम की वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहा है, मतलब मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा है, तो हम एफ डैश को जीरो करके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस a² x² डेरिवेटिव निकालना है, माइनस 5ax प्लस 3। ठीक है, ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ax माइनस 3 एंड ax माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 1/a एंड x इक्वल टू 3/2 से। ठीक है, अब यहां से देखो इसने मैक्सिमम वैल्यू बोल रखा है x इक्वल टू 1/3 पे, तो अगर हम कंपेयर करें तो x इक्वल टू 1/a है, इसको अगर हम 1/3 से कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3, है ना। और अगर a की वैल्यू 3 आ गई तो हम ये बोल सकते हैं कि, है ना, a की वैल्यू 3 आ गई, तो a की वैल्यू अगर 3 यहाँ पे पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट आया, 1/3 और 1/2, और दोनों इसने क्या बोल रखा है, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर पॉजिटिव। इसका मतलब f ऑफ 1/3 क्या होगा, पॉजिटिव, और f ऑफ 1/2 क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। f ऑफ 1/3 मतलब इस फंक्शन में हम, ये जो फंक्शन है हमारे पास fx, तो fx हमारा क्या दिया हुआ है, 2/3, a की वैल्यू हम ऑलरेडी 3 निकाल चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9x³ माइनस 5/2 इंटू 3x² प्लस 3x प्लस b। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो f ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 से कैंसिल हो गया, 6x³ माइनस
15/2 x² प्लस 3x प्लस बी। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स है। इसमें अगर हम x की जगह पे 1/2 कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, 6 इंटू 1/8 माइनस 15/2 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस बी, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। और एफ ऑफ 1/3 अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 1/27 माइनस 15/2 इंटू 1/9 प्लस 3/3 प्लस बी, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, पहले वाले पार्ट से अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाती है ग्रेटर देन -7/18। ठीक है, और सेकेंड वाले इक्वेशन से कितनी आ जाती है, -3/8। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b की वैल्यू ग्रेटर देन -3/8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो b किसको बिलोंग करेगा, -3/8 टू इन्फिनिटी से, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन मैच कर जाएगा -3/8 टू इन्फिनिटी, बी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, और किसी पार्ट में अगर कोई डाउट आता है तो उसको आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग आगे क्लास में। ठीक है, चलो बाय।